नमस्ते। बृहस्पति सूत्रा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच दोबारा से उपस्थित हूँ, दोबारा से आ गया हूँ आप लोगों से मिलने। एक नए स्टूडियो में हैं हम, एक नए सेटअप के साथ हैं। आ, बहुत मेहनत की है इस सेटअप को इस्टेब्लिश करने में। मैं स्पेशली अपने दोस्त नीरव को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी ये सेटअप में बहुत हेल्प की। हमने बहुत कुछ ट्राई किया, हमने टीम्स ट्राई किया, उसमें रिकॉर्डिंग ट्राई की, वहाँ वीडियो का इशू आ रहा था। विंडोज़ में कैमरा पर रिकॉर्डिंग ट्राई की, वहाँ पर इशू आ रहा था ऑडियो के साथ। और फिर एट द एंड हम OBS, एक जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसके साथ मैंने कोशिशें की और फाइनली मैं आपसे दोबारा मिल पा रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब को मैं कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है मेडिटेशंस। इसको लिखा था मार्कस ऑरेलियस ने, और जिस बुक को मैं कवर करने वाला हूँ उसका ट्रांसलेशन है बाय ग्रेगरी हेयस। आई थिंक ऐसे ही उनका नाम बुलाया जाता है। अब ये जो किताब है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक वीडियो बनाना चाहता था इस किताब को लिखने वाले पर, एक ऐसी शख्सियत पर जिसके बारे में शायद हमें भारत में बहुत नहीं पता है। यहाँ वेस्ट में तो उनका नाम आई गेस सबको ही पता है। लोग जिन्होंने भी थोड़ा बहुत फ़िलॉसफ़ी में दिलचस्पी ली है, जिन्हें भी थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर के बारे में हिस्ट्री बताई गई है, उनको उनका नाम पता है। जिन्होंने भी ग्लैडिएटर मूवी देखी है, उन्हें उनका नाम पता है। और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्कस ऑरेलियस की। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा कि मेडिटेशन, ये जो बुक है ये क्या है, फिर इसको लिखने वाले मार्कस ऑरेलियस कौन है, इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सोच रखे थे। देन इस फिलॉसफी में ऐसा क्या है जो हमारी भारतीय फिलॉसफी में भी है, जो हमारे हिंदू दर्शन में है या बौद्ध दर्शन में है, जैन दर्शन में है, या जो अन्य हमारे दर्शन हैं, इवन सिख को भी मैं एक सिखिज़्म को भी एक दर्शन ही मानता हूँ, उसमें है। और मैंने एक्चुअली इस बुक में चैप्टर 2 से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने चैप्टर 1 को स्किप कर दिया और मैं सीधा चैप्टर 2 पे चला गया। तो ये किताब उस वे में भी थोड़ी सी अजीब है कि इसको शायद कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी हिस्से से। तो मैंने डायरेक्टली चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया। होपफुली मैं चैप्टर 2 के बारे में एक वीडियो फ्यूचर में जल्दी ही बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि आखिर कौन है मार्कस ऑरेलियस और इनको क्यों जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जैसे दुनिया में हिस्ट्री के जितने स्टूडेंट्स हैं, फ़िलॉसफ़ी के जितने स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वेस्ट में, पश्चिम में, अगर वो इन्हें जानते हैं तो भारत के बच्चों को भी इनके बारे में जानना चाहिए, भारत के लोगों को भी इनके बारे में जानना चाहिए। अब आज का जो ये वीडियो है शायद उतना लंबा ना रहे, और इसका मैं बहुत ऑनेस्टली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि प्रोफेसर माइकल सेगवेर, उनका एक वीडियो है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि जो जानकारी वो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हिंदी में भी उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा बिलीफ है कि अगर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो यूट्यूब में आपके लिए बहुत सारा ऐसा मटेरियल ओपन हो जाता है, बहुत सारी ऐसे नए आयाम खुल जाते हैं जो आपको हिंदी के थ्रू शायद उपलब्ध नहीं हो रहे होते कई बार। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि यही अपॉर्चुनिटी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स को या हिंदी माध्यम के लोगों को जो हिंदी समझते हैं, जानते हैं, उनको रहे। इसलिए मैंने उस वीडियो में से हेविली आइडियाज़ लिए हैं इस वीडियो के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ उस वीडियो का है, लेकिन उस वीडियोस में से काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो के लिए लिया हुआ है। तो मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस ये रोमन सम्राट थे। 161 से 180 AD तक, 161 से 180 AD तक
तो हमको यूजुअली जो साल सुनने की आदत होती है, अब वो कुछ 4 डिजिट का होता है, 4 अंकों का होता है, 2000, 1990। लेकिन ये तब की बात है कि जब जीसस को गए हुए सिर्फ 161 साल हुए थे। तो इसलिए 161 से 180 एडी तक मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट रहते हैं। और ये रोम कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि इस रोम में क्या क्या था, लेकिन वहाँ के एक बहुत बड़े सम्राट रहते हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल 121 में हुआ है, सन 121 में। तो 40 वर्ष की आयु में ये बन गए हैं रोम के सम्राट। और 17 मार्च 180 को इनकी मृत्यु हुई है। तो करीब 59 साल, 59 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। अब इस रोमन एम्परर ने ऐसा विशेष क्या कर दिया है कि हम लोगों को उसे जानना चाहिए, ये है आज की थीम। और मैंने ऐसा सोचा कि अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में मार्कस ऑरेलियस की महानता को समझाना हो, और भारत के किसी भी व्यक्ति को मार्कस ऑरेलियस की महानता को समझाना हो, और एक लाइन में समझाना हो, तो मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि उनके बारे में पढ़ के मैं इतना इम्प्रेस्ड था कि जब मैंने भारतीय इतिहास में सोचने गया कि कौन उनके जैसे रहा होगा, तो मेरे मन में जो पहला नाम आया वो सीधा भगवान राम का आया। मतलब मैं पर्सनली भगवान राम से पहले कोई और एग्जाम्पल देख नहीं पाया जो मार्कस ऑरेलियस जैसा मुझे दिखे। अब हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात हो कि अरे ऐसे क्या कह रहे हो, भगवान राम भगवान हैं और उनकी आप आप उनका कंपैरिजन किसी व्यक्ति के साथ कैसे कर सकते हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद आप भी थोड़ा और मार्कस ऑरेलियस को जानेंगे तो उनके लिए आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत श्रद्धा आएगी। ठीक है, भगवान का दर्जा देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल बहुत श्रद्धा, बहुत रेस्पेक्ट आएगी। और उसके बाद मेरे मित्र नीरव से चर्चा करते हुए मार्कस ऑरेलियस के बारे में उन्होंने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन, उनका नाम लिया, अब्दुल कलाम जी का, एपीजे अब्दुल कलाम। तो मुझे लगता है वो भी बहुत ही रेस्पेक्टेबल फिगर हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इंडियन साइंस में रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर मार्कस ऑरेलियस की मैं तुलना कर रहा हूँ, तो आप कल्पना कीजिए कि मैं किस तरह के व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके बारे में जैसा मैंने कहा कि आप विकिपीडिया के थ्रू पढ़ सकते हैं कि वो किसके बेटे थे, किसके वंशज थे, किसके नाती थे, किसके पोते थे। ये सब डिटेल्स में नहीं जाते, अपन जाते हैं इस डिटेल में कि वो व्यक्तित्व कैसा था, वो पर्सनैलिटी कैसी थी। इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में रोमन एम्पायर कितना बड़ा था। तो रोमन एम्पायर मार्कस ऑरेलियस के समय में करीब 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ये अपने आप में इतना बड़ा एरिया है कि आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन सारे देशों को मिला दिया जाए तो उतना बड़ा एरिया बनेगा। इस रोमन एम्पायर से बड़ा शायद सिर्फ और सिर्फ जो एरिया था वो था ब्रिटिश एम्पायर का, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जितना जितना कुछ मैंने बताया वो करीब करीब ब्रिटिश एम्पायर का ऑलरेडी पार्ट था। पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, और भी दुनिया में बहुत दूसरी जगहों पर भी वो फैले हुए थे। और उसके बाद मंगोल एम्पायर भी इतना ही बड़ा था, शायद 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर था मंगोल एम्पायर। रोमन एम्पायर से काफ़ी बड़ा था। परंतु एक चीज़ जो सोचने वाली है कि जिस तरह का इम्पैक्ट रोमन एम्पायर का वेस्ट की सिविलाइजेशन पर है, वेस्ट की फ़िलॉसफ़ी पर है, उस तरह का इम्पैक्ट हम मंगोल एम्पायर का दुनिया में नहीं देखते। तो लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रोमन एम्पायर का काफ़ी इम्पैक्ट है, और आज की दुनिया में भी है, स्पेशली वेस्ट में तो बहुत है।
वापस मार्कस ऑरेलियस पर आते हैं। मार्कस ऑरेलियस कोई राजा नहीं थे, वो सम्राट थे, और ऐसे सम्राट थे जिसको भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। इतने बड़े लेवल के सम्राट थे। मैं मैप लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं रोमन एम्पायर कितना बड़ा है। आज का फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, टर्की, सीरिया, इज़राइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, ग्रीस, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, और भी कुछ छोटे मोटे देश होंगे, ये सब उसका पार्ट थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया था। इस बड़े एरिया का एक मालिक, एक शासक कौन है? मार्कस ऑरेलियस। और ऐसा शासक जिसकी शक्तियां असीमित हैं। आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसा जैसा शासक नहीं, इनके ऊपर तो फिर भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट के पास उतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी पहले के शासकों के पास होती थी। तो ऐसी असीमित शक्तियां, अनलिमिटेड पावर इस व्यक्ति के पास है। उस समय में दुनिया में किसी का जीना, किसी का मरना, सब कुछ निर्भर करता है कि मार्कस ऑरेलियस का मूड क्या है। सुबह बिस्तर के किस तरफ से भाई उठे हैं, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आज ये व्यक्ति जिएगा या मरेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे थे, परंतु आप सोचिए कि उनके पास इस तरह की शक्तियां थी। तो हर व्यक्ति की सांस का अधिकार, आपकी सांस जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उस पर अधिकार उस व्यक्ति का है, मार्कस ऑरेलियस का है। और एटलीस्ट उस रोमन एम्पायर के तो लोगों में। अब जैसे उस टाइम पे भारत में कौन सा एम्पायर था, तो कुषाण जो एम्पायर है वो भारत में था, और कनिष्का उसके सम्राट थे, और वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एम्पायर था। उसमें आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ का इंडिया, काफ़ी बड़ा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, वो सब उसका पार्ट था। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े सम्राट कनिष्का थे, और उधर रोम रोम में जो एक बड़े सम्राट थे वो थे मार्कस ऑरेलियस। अब आप, मैं, हम सब जानते ही हैं कि राजा महाराजा, इनका व्यवहार, इनका रहन सहन किस प्रकार का होता है। बहुत सिंपल सी बात है। ये लोग भोग विलास में अक्सर लिप्त रहते हैं। ये लोग अच्छा खाना, महंगे कपड़े, महंगी शराब, अम, कितने भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बना लेना, ये यूजुअली किसी भी राजा का, अगर आप ज़्यादातर राजाओं के बारे में पढ़ें पीछे जाकर, तो ज़्यादातर राजा, चाहे भारत के हों, चाहे इजिप्ट के हों, चाहे रोम के हों, दुनिया के कोई भी राजा के बारे में आप जाकर पढ़ेंगे तो यूजुअली इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। और इसलिए एक बहुत फेमस लाइन है, एक ब्रिटिश नोबल मैन थे, उनकी एक लाइन है, लॉर्ड एक्टन। उनका कहना था, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि जब किसी के पास असीमित शक्तियाँ आती हैं तो वह व्यक्ति हो ना हो करप्ट हो ही जाता है। और यहाँ करप्शन से मतलब है मॉरल करप्शन का। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपको मैं इतनी पावर सौंप दूं कि आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपका क्या व्यवहार होगा? आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे उस पावर के लिए? हम सब जानते हैं भारत में लाखों लोग हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं कि किसी तरह कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए। क्यों बनना चाहते हैं वो कलेक्टर? क्यों बनना चाहते हैं वो डीएम? मैंने मेरे पिताजी से एक बार पूछा था कि पापा कलेक्टर क्या होता है, तो उनका आंसर था, पूरे ज़िले का राजा। तो आप सोचिए, क्यों बनना चाहते हैं लोग कलेक्टर, क्यों बनना चाहते हैं लोग डीएम? सीधा सीधा सा रीज़न है कि बहुत पावर आएगी, और पावर आती है तो आपको मौका मिलता है कि आप उस पावर को इंजॉय कर सकते हैं। जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, करना चाहते थे, वो पावर प्राप्त करने के बाद वो चीज़ आप कर सकते हैं। पर मार्कस ऑरेलियस एक्चुअली में एक एक्सेप्शन थे, एक अपवाद, जिसे हिंदी में कहते हैं कि एक अपवाद है।
जिसने पावर से खुद को करप्ट नहीं होने दिया। तो मार्कस ऑरेलियस ने क्या किया, और करप्ट हो जाने से यहाँ मतलब है मॉरली करप्ट हो जाना। और मॉरली करप्ट कोई इंसान कैसे हो जाता है? जब वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, जब आप इनडिसिप्लिन्ड हो गए, जब आपके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, तब आप मॉरली करप्ट हो गए। मार्कस ऑरेलियस ने एक्चुअली ये दिखाया कि उसकी सोल, उसकी आत्मा कैसी है। जब वो एक बार रोम का एम्परर बन गया, शासक बन गया, उसके बाद उसने ये दिखाया कि एक्चुअली में उसकी अंतरात्मा कैसी है। क्योंकि इतने पावर के बाद भी उसने जो अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर को बेस्ट रखा है, सबसे अच्छा रखा है। सोचो आज भारत में अगर आप ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों चीज़ आप ही हो, शायद हिंदी में न्यायपालिका, विधायिका, और एक का मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सब कुछ हो, कि आप ही जज हो अपने, आपने जो कुछ किया, आपने कुछ गलत कार्य किया, आप खुद ही को रिहा कर दो, इस तरह की अगर असीमित शक्ति आपके पास हो, ऐसी असीमित शक्तियाँ मार्कस ऑरेलियस के पास थी कि वही लॉ बनाता है, वही जजमेंट देता है, तो उसको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता, उसके आचरण को कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। और इस तरह की असीमित शक्ति होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस तरह की असीमित शक्ति होने के बाद अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर को बेस्ट रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह सकता, पर मैं अपने लिए गारंटी देता हूँ, मुझे अगर बहुत पावर मिल गई तो मैं एक डिक्टेटर ज़रूर बन जाऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरे पास इतनी पावर है तो क्यों नहीं उसे मैं इस्तेमाल करूँ, क्यों मैं रुक जाऊँ, क्यों मैं ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल में रखूँ, क्यों ना मैं अपनी उस पावर के से जितना हो सके उतना एंजॉय करूँ। आप सोचिए, आज के समय में सोचिए, लोग टैक्स बचा रहे हैं, लोग रिलेशनशिप्स में, शादी में चीट कर रहे हैं, लोग धंधे व्यापार में चीटिंग कर रहे हैं। हमको जैसे ही मौका मिलता है, जब हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर खुद ब खुद गिर जाता है। किसी और तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर रीज़न है, हर रीज़न है कुछ गलत करने का, और उसके ऊपर कोई चेक्स बैलेंसेस एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। क्या रीज़न है उसके पास, क्यों वो अपना बिहेवियर बेस्ट रखा हुआ है? इसलिए मैं मानता हूँ कि मार्कस ऑरेलियस बहुत ही सम्मान देने लायक व्यक्ति है। एक और एग्जांपल देता हूँ। कोविड हुआ, कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए। बहुत से विद्यार्थी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे होंगे। खुद अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि आपको जब मौका मिला, क्या आपने चीटिंग नहीं की? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीटिंग नहीं की होगी? अगर आपने नहीं की तो कमेंट करिए। अगर आप उस लेवल की ऑनेस्टी अपनी लाइफ में बरत रहे हैं कि जब आपको कोई नहीं देख रहा और आपका बिहेवियर अपने आप में बेस्ट है, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ऑनेस्टी से बताता हूँ कि जब मेरे ऊपर कोई चेक्स बैलेंसेस, कोई नियंत्रण नहीं होता, तो मेरा बिहेवियर बेस्ट नहीं रहता, मेरा कैरेक्टर बेस्ट नहीं रहता। मैं भी अगर कोविड के समय में कोई स्टूडेंट होता तो मुझे पता है मैंने चीटिंग की होती। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मार्कस ऑरेलियस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बिना कोई चेक्स बैलेंसेस नियंत्रण के, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं दुनिया में, उसके पास रीजंस है। आप मैं तो चलिए एक बार को हम बिना रीजंस के भी छोटे मोटे ऑफेंसेस करते हैं, कि जैसे टैक्स चोरी है, कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लखपति करोड़पति बन जाएंगे 1000 2000 5000 रुपए टैक्स बचाकर।
लेकिन हम सब बच जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसा व्यक्ति है कि लिटरली, प्रोफेसर सेगुएर कहते हैं, लिटरली वो रोज हजारों बार सेक्स कर सकता है, किसी भी कितनी भी उम्र के व्यक्ति के साथ कर सकता है, लड़का हो लड़की हो, कोई उम्र हो, सम्राट को तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो भी एक्सरसाइज कर सकता है और खुद को छोड़ सकता है, और उससे पहले के कई सम्राटों ने किया भी होगा, कई राजाओं ने किया भी होगा। वो चाहता तो 19 साल अपने शासन के शराब में डूबा रहता, और वो कोई ध्यान नहीं देता अपने शासन के तरफ, अपनी जनता के तरफ। पर नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, विथ बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि प्रलोभनों की कोई कमी नहीं है। आज हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि सोशल मीडिया आ गया है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें आ गई हैं, बच्चों को पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, उनके पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरे पास मेरा ये फ़ोन है, मेरा ये फ़ोन, मैं करीब डेली 6 से 8 घंटे मेरा फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरा सीधा सा जवाब ये है कि मेरा कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या करूँ, फालतू बैठा हूँ तो फ़ोन इस्तेमाल करने ही लगता हूँ। तो उसके पास प्रलोभन भी हैं, उसको काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें खुद पूरी हो रही हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये किस लेवल की पावर की बात हो रही है। और इसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा, अपनी सोल की फिक्र करता है, वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इनडिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता, मैं अनियंत्रित नहीं हो सकता, मुझे डिसिप्लिन में ही रहना है। मुझे ये लगता है कि इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति ज़रूर बहुत सम्मान देने लायक व्यक्ति है। और एक्चुअली जब मैं ये लाइंस पढ़ रहा था तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मार्कस ऑरेलियस को शायद ये शब्द कभी नहीं पता होगा, पर सच्चे अर्थों में वो इस शब्द को अपनी जीवन में उन्होंने उतार लिया कि कुछ भी हो, मार्कस ऑरेलियस अपने धर्म के लिए सजग थे। धर्म से कई बार, धर्म के कई मीनिंग है हमारे दर्शन में, हमारी फिलॉसफी में। धर्म का एक जो मुझे बड़ा अच्छा मीनिंग लगता है वो ये है कि आप अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो क्या। जैसे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना अभी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तो ऐसे ही मार्कस ऑरेलियस अपने धर्म का, और जिसको कई बार लोग स्वधर्म कहते हैं, खुद का जो धर्म है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और इसलिए ही जब भी लोग रोमन एम्पायर की बात करते हैं, रोमन एम्परर्स की महानता की बात करते हैं, वो अक्सर मार्कस ऑरेलियस को याद कर रहे होते हैं, वो अक्सर मार्कस ऑरेलियस की बात कर रहे होते हैं। जैसे लोग जब रघुकुल की बात करते हैं तो भगवान श्री राम की बात कर रहे होते हैं। कि जब रघुकुल की महानता के बारे में किसी को भी बताना होता है तो यही बोलते हैं कि रघुकुल वो महान कुल है जिसमें भगवान श्री राम जन्मे हैं। तो इसी प्रकार मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर्स के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है, मैं तो उसे ऐसे ही बोलूँगा। फिर से कहूँगा, क्योंकि भगवान के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, उस पर आपत्ति ना लें, पर आप ऐसे सोचें, देखें, भगवान श्री राम का आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम था, परंतु वो भगवान भी थे। ठीक है, उन्होंने एक नर रूप में जन्म ज़रूर लिया, वो एक मनुष्य रूप में इस धरती पर आए, लेकिन एट द एंड कम से कम हमारी वेद पुराण, रामायण, हमारी मिथिकल कहानियाँ सब कुछ ये कहती हैं कि वो थे तो भगवान ही। भगवान के लिए ऐसा आचरण करना एक बार को समझ आ जाता है कि भगवान ऐसा आचरण रख सकता है। भाई, भगवान स्वयं भगवान है, अच्छा बुरा सब कुछ वो डिसाइड करता है, तो उसका वैसा आचरण होना समझ आ पाता है। एक व्यक्ति का इतना नियंत्रण, इस प्रकार के डिसिप्लिन के साथ आचरण कर पाना अपने आप में सच में बहुत बड़ी, बहुत ही कठिन बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। मार्कस ऑरेलियस कुछ जगहों पर ऐसे लिखता है कि ना तो उसे मृत्यु से भय है, ना मृत्यु का डर है, डेथ जिसे कहते हैं, ना पेन से है, पीड़ा से है,
ना वो लोगों की निंदा से डरता है, लोगों के क्रिटिसिज्म से भी नहीं डरता, और ना लोगों के व्यंग से डरता है, व्यंग बाणों से डरता है, ना लोगों की मौकरी से डरता है। आपको पता ही होगा कि जो राजा होता है, शासक होता है, आजकल मोदी जी पे इतने मीम्स भी आते हैं, मोदी जी की लोग बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, मोदी जी को लोग गाली भी देते हैं, मोदी जी के बारे में अच्छा भी बोलते हैं। तो एक शासक के बारे में ये सब होना तो स्वाभाविक चीज़ है। पर मार्कस ऑरेलियस कहता है कि उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए चिंतित है कि उसकी जो आत्मा है, सोल है, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। इंटैक्ट का मतलब होता है साबुत। साबुत से यहाँ मतलब है कि उसको ये लगता है कि जब भी वो कोई गलत काम कर देता है तो उसकी अंतरात्मा छिन्न भिन्न हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो अपनी अंतरात्मा को प्रिजर्व करके रखना चाहता है, उसे बचा कर रखना चाहता है, और सिर्फ यही एक चीज़ ही उसके लिए चिंतन का विषय है। इसके अलावा मार्कस ऑरेलियस किसी भी चीज़ के बारे में ना तो चिंतित है, ना परेशान है, ना किसी और चीज़ के बारे में वो टेंशन लेता है। वो खुद कहता है कि एक तरफ मेरा जर्मन्स के साथ युद्ध चल रहा है। तो अगर आप मैप को भी दोबारा से देखेंगे तो मैप में देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर का मैप है, वो जो उसका ईस्ट बोलना चाहिए, वो जर्मनी से लग रहा है, उस टाइम के जर्मनी से, और वहाँ पर कुछ युद्ध चल रहा था। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि इस काम में अपना बेस्ट दूँ। बेस्ट केस में उस युद्ध में जीत जाऊंगा, वर्स्ट केस में सबसे खराब परिस्थिति में उस युद्ध में हार जाऊंगा। पर अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है तो गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं बुरा फील करूं। और अगर मैं हार गया अपना बेस्ट देने के बाद भी, तो ये स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर ही थी, तो इसके बारे में भी क्या ही टेंशन लूँ, क्या ही सोचूं। अगर बीमार हो गया तो वह सोचता है कि बीमार पड़ना बहुत स्वाभाविक है, हर इंसान की नियति में है कभी ना कभी बीमार पड़ना। इंसान है तो बीमार पड़ेगा ही। तो वह इस स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। और ना तो वो बीमारी में गिल्ट फील कर रहा है, ना वो वॉर में जीत में गिल्ट फील कर रहा है, ना वो प्रसन्न रह के गिल्टी है, ना वो दुखी हो के गिल्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वधर्म के लिए लगा हुआ है। जो वह काम करना चाहता है वो सिर्फ उसके लिए लगा हुआ है। तो मार्कस ऑरेलियस के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है, और बस इस वीडियो को सिर्फ यह डिस्कस करके ख़त्म करना चाहूँगा कि इतनी महान बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मैंने मार्कस ऑरेलियस के बारे में बता दी, इसका क्या बेसिस है? क्योंकि कोई भी राजा महाराजा के चापलूस लगे ही होते हैं, चार लोग आसपास उसके लगे रहते हैं जो चाहें तो उसके मरने के बाद या उसके जीते जी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख जाएं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उन बातों को पढ़ रहे हैं और हम उन्हें सत्य मान ले रहे हैं, हम उन पर यकीन कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बातें आज से 1800-1900 साल पहले हुई हैं। तो क्या गारंटी है कि ये सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये कि मार्कस ऑरेलियस का राज्य अच्छा था, इसके बारे में उसका शासन अच्छा था, इसके बारे में तो कई हिस्टोरियंस ऑलरेडी कमेंट करते हैं। परंतु वो युद्ध के दौरान क्या सोच रहा है, वो बीमारी में क्या सोच रहा है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, वो किन क्या चिंतन करता है, ये कोई नहीं जान सकता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जान सकता। हम उसे एक्सप्रेस कर दें वो एक अलग बात है, पर उसके बाद भी अगला व्यक्ति श्योर नहीं हो सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य भी है कि नहीं, वो सच भी है कि नहीं। परंतु हुआ ये कि मार्कस ऑरेलियस ने सन 170 से सन 180 के बीच में, 170 एडी से 180 एडी के बीच में खुद के लिए डायरी लिखी, जिसको आजकल बहुत ही फैंसी शब्द में जर्नलिंग कहा जाता है, कि हम आजकल जर्नल लिखते हैं। मैंने भी शुरू किया है। मैं रोज़ रोज़ के कुछ 3 अच्छे काम जो भी मेरी लाइफ में हो गए, चाहे वो कितने भी छोटे हों, बस वो लिखता हूँ, 3 लाइनें लिखता हूँ, सो जाता हूँ। तो खुद से बात करते हुए मार्कस ऑरेलियस कुछ चीज़ों को एक डायरी में या कुछ कोई नोटबुक में लिखते रहते होंगे।
और जब उन्होंने उसे लिखा तो उन्होंने इस मंशा से नहीं लिखा कि ये कभी पब्लिश होगा। तो इसके बारे में एक और स्ट्रेंज चीज़ ये है, एक और हैरानी भरी चीज़ ये है कि मार्कस ऑरेलियस जिस समय में थे, उस समय में शायद लैटिन भाषा लोगों में बोली जाती थी, लेकिन फिलॉसफी की भाषा ग्रीक थी। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत में बहुत सारा चिंतन, हमारे वेद वगैरह, दर्शन संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन लोगों के बोलने की भाषा कुछ और रही है। कहीं बहुत पुराने ज़माने में कभी अवधी रही, कभी पाली रही, पर संस्कृत नहीं रही। लेकिन दर्शन, फिलॉसफी लोग संस्कृत में लिखते थे। तो ऐसे ही कुछ मार्कस ऑरेलियस के भी साथ हुआ है। तो मार्कस ऑरेलियस की एक ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा फिलॉसफी में। जब वो रोमन एम्परर्स को एक ट्रेनिंग मिलती है एम्परर बनने से पहले, शासक बनने से पहले, तो उसकी एक ट्रेनिंग हुई थी। उसके एक गुरु थे और उन गुरु ने उसको काफ़ी कुछ फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया था। तो उसने सोक्रेटिस को, जिसको सुकरात कहते हैं, प्लेटो को, एरिस्टोटल को, अरस्तु को, इन सबको पढ़ा था। और उसके बेसिस पर जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो, दर्शन पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ सीखते हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया जानते हो। तो उन सब को पढ़ने के बाद उसके मन में जो भी द्वंद्व चलते थे, जो भी बातें चलती थी, उसको वो कहीं ना कहीं लिखता चलता था, एक डायरी में लिखता चलता था। और किस भाषा में लिख रहा था? ग्रीक भाषा में लिख रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि ये मैं खुद के साथ एक वाद संवाद कर रहा हूँ फिलॉसफी का। और इस पूरी डायरी को उसने कभी भी ऐसे इंटेंशन से नहीं लिखा कि इसको वो पब्लिश करना चाहता है, कि या इसको कोई पब्लिश करे। एक्चुअली मार्कस ऑरेलियस की तो इच्छा ये थी कि उसके मरने के बाद इन पुस्तकों को जला दिया जाए। और हैरानी की बात ये भी है कि जो इस पुस्तक का नाम पड़ा है, जो इस किताब का नाम पड़ा है, मेडिटेशंस, वो भी उसने नहीं दिए। कुछ लोग कहते हैं इसका नाम था टू हिमसेल्फ। टू हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं के लिए, कुछ स्वयं के लिए। तो एक्चुअली उसका इंटेंशन तो इस प्रकार का था ही नहीं कि इसको पब्लिश करना है। जब किसी व्यक्ति का किसी किताब को लिखने के पीछे इंटेंशन ही ये नहीं है कि इस चीज़ को पब्लिश करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसमें सत्य ही लिख रहा होगा। जब वो खुद से बात करता है, इंसान स्वयं से अक्सर झूठ नहीं बोलता। हम दूसरों से बहुत कुछ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा पता होता है कि सच क्या है। तो यही काम मार्कस ऑरेलियस ने भी किया है कि उसने खुद से बात की है उस डायरी में, उन नोटबुक्स में। और किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत कीमती धरोहर है, बहुत ही अमूल्य है, इसको इस प्रकार से सिंपली हम नष्ट नहीं कर सकते। एक महान चक्रवर्ती सम्राट की लाइफ है और उसमें बहुत अमूल्य खजाना है, बहुत सी अच्छी बातें हैं। तो उसने सोचा कि नहीं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा आज की एग्जैक्टली मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आगे। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं सारे चैप्टर्स पढ़ूँगा। एक और अनोखी बात इस बुक की ये है कि हर चैप्टर का नाम है बुक। जैसे बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो इस मेडिटेशन बुक के अंदर एक्चुअली जो चैप्टर्स हैं उनका नाम ऐसा है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। जितनी मेरी समझ है, और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं ऑनलाइन, रैन हॉलीडे नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है। अ, उन्होंने काफ़ी मार्कस ऑरेलियस की फ़िलॉसफ़ी को समझाया है। तो मार्कस ऑरेलियस की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको स्टोइसिज्म कहते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। मार्कस ऑरेलियस की इस पूरी किताब के हर एक चैप्टर के ऊपर एक एक बुक, जो बुक 1, बुक 2, बुक 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मैं सोच रहा हूँ हर एक के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली बुक है, ये मैं कहूँगा। इस किताब की एक एक लाइन आपको पढ़कर हिला देने वाली लाइन है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार पढ़कर शायद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कठिन है, पर एक बहुत ही
प्रसिद्ध कहावत है, नो मैन क्रॉसेस द सेम रिवर ट्वाइस। कोई भी एक व्यक्ति एक ही नदी को दो बार पार नहीं करता है, क्योंकि या तो वह व्यक्ति बदल जाता है या तो वह नदी बदल जाती है। तो मेडिटेशंस, इस किताब के बारे में मैंने यही सुना है कि आप इसे जितना पढ़ते हैं हर बार कुछ नया पाते हैं। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है कि मैं एक कोशिश ये करूँगा कि इस बार इसके सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूँ, और फ्यूचर में भी फिर दोबारा रीड करके फिर से अगर मैं कुछ नया ढूंढ पाता हूँ तो फिर से उसे शेयर करूँ। और मैंने जैसे कहा कि मैंने चैप्टर 2 से शुरू कर दिया, और जैसे चैप्टर 2 की शुरू की कुछ बहुत अच्छी लाइनें हैं, बस मैं उन्हें कहता हूँ कि मार्कस ऑरेलियस कह रहा है कि आप सुबह सुबह उठोगे और जैसे ही बाहर जाओगे तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत ही बिटर हैं, कड़वे मन वाले लोग हैं, जिनसे बात करने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिनका चेहरा देखना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे डील करना है, आपको उनको अच्छे से ट्रीट करना है। क्योंकि जैसे आपके शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वो एक साथ रह के जिस प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से चाहे आपको लोग पसंद हो ना हो, आपको उन्हीं लोगों के साथ इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आपकी पसंद नापसंदी उतना मैटर नहीं करती, आपको उनके साथ कोलैबोरेट करके, कंट्रीब्यूट करके, साथ में उनके काम करके आपको चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना है। अब ये मैंने एक बहुत मोटा मोटा सा हाई लेवल आइडिया दिया है, मैं हर एक लाइन को बहुत डेप्थ में कवर करने की सोच रहा हूँ, पर इस प्रकार की कुछ बातें एक सम्राट आज से 1800-1900 साल पहले लिख रहा है, इस इंटेंशन से लिख रहा है कि इसको कभी कोई नहीं पढ़ेगा, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं जो मैं खुद से कर रहा हूँ, कोई इसे नहीं देखेगा, लेकिन लोग आज इसे पढ़ रहे हैं। ये किताब बहुत फेमस है, स्पेशली यहाँ वेस्ट में तो बहुत फेमस है, इंडिया में भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने बस यही सोचा कि शायद हो सकता है हिंदी माध्यम के बहुत सारे लोग इस तरह की किताब के बारे में नहीं जानते होंगे, तो क्यों ना मैं इस तरह की चीज़ों को भी थोड़ा शेयर करूं। तो बस इसी इंटेंशन के साथ मैंने इसे शुरू किया है, और ये जो पहला वीडियो है मार्कस ऑरेलियस के बारे में है। आगे हम मेडिटेशंस जो बुक है उसके एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। होपफुली आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ बने रहेंगे, और आप लोगों को भी उतना ही आनंद आएगा जितना मुझे चीज़ों को पढ़ के समझाने में आ रहा है। आई होप आपको ये नया सेटअप अच्छा लग रहा होगा। हमने कुछ जुगाड़ करके इस सेटअप को अरेंज कर लिया है। होपफुली आगे हम अपने सारे वीडियोस इसी सेटअप में बनाएंगे। आई होप ऑडियो वीडियो सबकी क्वालिटी अच्छी होगी। मैं रोज़ कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ इस जर्नी में। वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ कुछ सीख चुका हूँ, आज थोड़ा OBS को सीख लिया, माइक कैमरा ये सब सेटअप करना थोड़ा सीख लिया है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो लाइटिंग्स हैं जो वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास, उसको किस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ ये चैनल ऑर्गेनिकली बढ़े, और इसको ऐसे लोग ज्वाइन करें जो सच में मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, जो इस तरह के विषयों में रुचि लेते हैं। और मैं कई अलग तरह के विषयों के भी बारे में सोच रहा हूँ। जल्दी ही इसी फॉर्मेट में, इसी सेटअप में एक पॉडकास्ट करने की भी सोच रहा हूँ, तो वो भी शायद जल्दी ही आप लोगों के साथ आएगा। तो जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट।